दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का हजम $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान कर दिया है। जुडिशल कमीशन ने बानी पीटीआई ने जो है उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब के नामों की मंजूरी दे दी है। तो दूसरी जानिब लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब की गाड़ी पर हमले का जो वाकया पेश आया उस पर वज़ीर दाखिला की जानिब से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब की गाड़ी पर जो हमले का वाकया पेश आया है उस पर वज़ीर दाखिला की जानिब से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। एहतजाज जो है उसका एक रास्ता मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ अदवार में अपनाया है, लेकिन गुज़रे चंद सालों में ये एहतजाज जो है ये बढ़ गया है और ये काफ़ी इसका जो है वो एक मनफी सा असर जाता है, चाहे वो किसी भी जमात की तरफ से हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो एहतजाज मुशर्रफ साहब के दौर में होता था और वो बड़ा तरीके से होता था, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का जब इजलास हो रहा होता था तो वहाँ पे बाहर वो डेमोन्स्ट्रेशन जिस तरह होती हैं, या ये कि 10 डाउनिंग के बाहर, लेकिन ये रिहाइश गाह पे कभी भी नहीं हुआ, रिहाइश गाहों पे एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन अब उसमें ज़ाहिर है कि जो शिद्दत हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही है वही बाहर नज़र आ रही है, लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि हम जिस मुल्क में हैं उसके कवानीन की हमें पाबंदी करनी चाहिए। ये जो है ना, इसे कतई नज़र कि मोहसिन नकवी ने कौन सी तहकीकात का हुक्म दिया, उसका क्या नतीजा निकलेगा, जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में फिर जो है ना वो एक बहुत ही तासुर उसका बड़ा अजीब सा जाता है। वक्ती तौर पे तो ज़ाहिर है कि लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं, लेकिन ये कि तासुर उसका मुनासिब नहीं जाता। और अगर कोई उसमें कोई आप समझें कि कोई मज़ीद नुकसान किसी शख्सियत को पहुँच जाए और कुछ मामला ख़राब हो जाए, तो मेरे ख्याल से एहतजाज होने चाहिए। और एहतजाज की तो ज़ाहिर मगरबी मुल्कों में इजाज़त भी है, लेकिन यह है कि वो एक बड़े बहुत ही उस मुल्क के कवानीन के तहत होने चाहिए। सब सियासी जमातों को इमेज अच्छा नहीं जाता, और पाकिस्तान में भी एहतजाज होनी चाहिए, लेकिन यह कि कवानीन और कायदे कानून के तहत होनी चाहिए, मेरा नुक्ता नज़र इसमें। लेकिन मुल्क में असल में पोलराइजेशन इस कदर बढ़ गई है ना पिछले चंद सालों में कि वो जो पोलराइजेशन है उसको वो फिर बाहर भी नज़र आती है, और वो जो है अब उसको कैसे हमने कम करना है। पाकिस्तान में तो देखें, मैं आपको एक बात ये बताऊं, गौर से अगर पिछले चंद दिनों पे नज़र डालें तो आपको एकदम से जो सियासी दर्जा हरारत और जो इंतशारी कैफियत थी वो बिल्कुल कम होती नज़र आ रही है। और सबसे इस वक्त मेरा ख्याल है गुजरे कई सालों में या महीनों में या सालों में पहली दफ़ा मैं इस्लामाबाद में बैठ के मुझे ये एहसास हो रहा है कि चंद दिनों से बिल्कुल तलखी जो है ये कम है। वाक़यात होते रहेंगे, वो हर मुल्क में होते हैं, हर शहर में होते हैं, लेकिन वो जो एक अरूज पे तलखी थी ना कि मतलब इंटरनेट बंद हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, सड़कें बंद हैं, ये पिछले चंद दिन बहुत अरसे के बाद, कई महीनों या सालों के बाद ये इस्लामाबाद में ज़रा एक सुकून है। और ये जो बाकी है ना, तरामीम आ जाएंगी, कब आएंगी, कैसे होगा, ये बयानबाजी ये चलती रहेगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदालतों ने मामला अदालतों की तरफ गए हैं यही आफरीदी साहब के आने के बाद, और बड़े अच्छे अंदाज में, यानी वो बहुत ज़्यादा बाहर खबरें भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कोई ये भी नहीं हो रहा कि मुफ्त कौन सा जज किधर, कौन सा जो भी है वो अंदर ही मामला हो रहा है, और इसी तरह से मामला को उन्हें संभाल के आगे चलना है, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस साहब पे। और अब चूँकि बात कुछ करने को है नहीं, तो वो ये कि जी वो 27वीं तरमीम जब आएगी तो आएगी, अभी तो 26वीं तरमीम के ऊपर मैं ये बात रिपीट करूं, जो हुक्मरान जमातें ये इनमें इत्तेफाक नहीं था। हुक्मरान जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बड़ा इख्तलाफ था इस बात पे कि 26वीं तरमीम की हम हमायत करें कि ना करें, उसमें भी यकसू नहीं थे। तो मतलब है कि और ये बात जो है वो बाकी जो हमारी मुख्तदर है उनको भी इल्म है इस बात का, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उनको भी इल्म है इस बात का कि खुद हुक्मरान जमातों के अंदर तकसीम थी इस बात की, और शायद उनकी क़यादतें भी बहुत ज़्यादा इसके मतलब है कि वो उसमें ये नहीं था कि ज़रूर करवाना है, ज़रूर करवाना है, बज़ाहिर ही हो रहा था, लेकिन ये कि वो दिल से इसकी कोई हमायत नहीं कर रहा था इस 26वीं तरमीम की। तो अब 27वीं कब होगी, क्या होगा, क्या उसके मुल्क में क्या सिक्योरिटी के मामला ठीक हो जाएंगे, क्या ये सोशल अनरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्या ये बाकी मामला, बाकी ये कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात हैं
ये कितना भी हो जाए, कितने भी ग्रुप आगे आ जाएं, जो वो कहते हैं ना हरफ आखिर वो होगा जो खान साहब का होगा, जो खान साहब का फाइनल वर्ड होगा वो फाइनल होगा। अच्छा, उनको जो है ना, जी एक तो सियासी जमातों ने ट्रेनिंग ली हुई है ना, अपने अंदर ग्रुपिंग, फड्डे, आगे पीछे ये सारे भुगताए हुए हैं। लेकिन खान साहब की जो ट्रेनिंग है ना, वो सिर्फ अपनी सियासी जमात के अंदर ग्रुप बंदी की इतनी नहीं है, वो एक क्रिकेट टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है प्रॉपर। आपको पता है क्रिकेट के अंदर बड़ी पॉलिटिक्स होती है, वो किसी को आगे नहीं जाने देते लोग। खिलाड़ी जो है, अभी देखें क्या हमारा टीम के साथ क्या हो रहा है, ज़बरदस्त। शुक्र एक आध मैच को जीत गए, वरना तो पता नहीं क्या थी टीम। तो वो उसकी वो जो है ना, कौन से खिलाड़ी, ग्रुपिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो खान साहब को जितना मैं थोड़ा बहुत उनको समझा कि वो इसके आदी हैं, वो इससे परेशान नहीं होते कि जी वो दूसरे कह दिए, कहेंगे अच्छा यार उसके साथ मिल लो, वो चले जाओ, वो तुम बैटिंग कर लो यार, छोड़ दो, आउट हो गया उसको। मतलब वो जो है ना, वो इनके साथ इज़ ओके। ये बड़े ये छोटे लेवल पे चीज़ें हो रही हैं जो बाजार में नजर आती है ना, एक आदमी ने बयान दे दिया तो बड़ा कोई तो है। और ये जो है ना, ये सिलसिला, ये आने वाले दिनों में जो ये बात हो रही है ना, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की, जी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस फॉरवर्ड ब्लॉक में सिर्फ तहरीक इंसाफ की शख्सियात नहीं होंगी, उसमें मौजूदा अरेंजमेंट में मौजूद जमातों की शख्सियात भी उसमें जाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी तरफ से भी रब्ता हुआ है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक सिर्फ पीटीआई का नहीं होगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये कुछ ऐसा होगा कि इसमें दूसरी जमातों की शख्सियत भी आपको नजर आएंगी। ठीक है ना? तो कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने से पहले ये सोच ले कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, अगर वो उसमें कोई भारी भरकम शख्सियात हुई तो फिर वो दूसरी पार्टियों से भी टूट के लोग इधर आ जाएंगे, वो उधर भी बेजार बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये इस तरह की सियासी कार्रवाइयों से पहले जो है, लेकिन अभी तो देखें, अभी तो शुक्र खुदा का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान है, और बाकी ये सऊदी अरेबिया और कतर से क्या मामला आते हैं। ये जो लंदन की में जो कुछ हो रहा है ना, ये पाकिस्तान के अंदर जब ये सियासी जो इंतहा को छूने वाला जो यहाँ पे शिद्दत आई थी ना, उस शिद्दत में जब कमी आएगी तो ये बाहर भी आएगी। मैंने आपसे कहा ना, ये बाहर ये उसके कासी है। तो यहाँ पर शिद्दत कम होगी, इश्यूज कम होंगे, मकालमे की तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे, तो ये बाहर भी कम होगा। ठीक है ना? वो जाहिर है वो सियासी कारकुन जो है वहाँ के, वो भी देख रहे हैं ना, वो अच्छा वहाँ बैठे हुए लोग ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के हालात से। तो वो, लेकिन ये कि लॉ एंड ऑर्डर को हालात में ना लें। और दूसरी बात ये है कि वो यहाँ की शिद्दत वहाँ से कम होगी, और वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, सियासी जमात के जो कायदीन हैं ओवरसीज़ के, वो उसको देखें कि यार ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे उनके लोग जो हैं वो कानूनी चाराजोई और ऐसे मामला में शुरू हो जाएं। तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाहर के लोग भी बड़े इतना परेशान रहते हैं, बाहर पाकिस्तानियों से हम मिले ना जाके, वो पाकिस्तान के हालात के बारे में बहुत परेशान होते हैं। पाकिस्तान में जितने परेशान हैं लोग, उससे ज़्यादा बाहर के, यार हमारे मुल्क में वो क्या रहा है। तो जाहिर है फिर वो एक शिद्दत पसंदी का जज्बा है, वो शिद्दत पसंदी है यहाँ पर कम हुई जो बाहर, तो यहाँ नीचे जाएगा टेम्परेचर, तो बाहर भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, 5 रोज़ रह गए हैं, 6 रोज़, 6 रोज़ के बाद वाइट हाउस का अगला मकीन कौन होगा? सिर्फ 6 रोज़। और ये जो है, इसी दौरान जो है वो इंतहाई ख़तरनाक तजर्बात होने जा रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत ख़तरनाक। उनमें मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अब ये देखें कि सिर्फ 6 रोज़ के बाद अमेरिकन इलेक्शन है, और अमेरिकन इलेक्शन जो है वो वोटर जो हैं उसमें वो ट्रंप या कमला हैरिस को नहीं डालेंगे वोट, या नायब सदूर जो उम्मीदवार हैं उनको नहीं डालेंगे, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज को डालेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो फिर 17 दिसंबर को बैठेगा और वो फैसला करेगा कि क्या वो उतने मतलूबा सीट्स उनके पास आ गई हैं जितनी मतलूबा सीट्स उनको चाहिए। 270 की फिगर है, ठीक है। ये हम अगर मतलब है कि 270 उनको सीट्स चाहिए, 270, और जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है उनका, तो उसमें जो है वो अब ये देखना है कि ये इनका मकीन कौन होगा। और वहाँ पर आखिरी अभी ये तकरीरें हो रही हैं, लेकिन वो बोरिंग से इलेक्शन है तो किसी को इल्म भी नहीं ज़्यादा।
तो ये जो है ये 535 में से 3 तो आप लगा लेना, जो वाशिंगटन और डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया के 3 वो हो गए तो 538, तो ये 538 में से 270 जो ले गया वो जीत जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज। और फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग होगी आपस में 17 दिसंबर को, वो फिर फैसला करेंगे कि कहाँ पर हमने वो सदर का वोट होगा उनका, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्टोरल कॉलेज को वोट जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज के लोग 17 दिसंबर को बैठेंगे और सदर का चुनाव करेंगे और फिर जनवरी के बाद। ये बड़ी इंटरेस्टिंग यानी इनका जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो है ये इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि ये अमेरिका का जो आइन है जी। ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने आज़ादी हासिल की थी। उनका 4 जुलाई अभी भी उनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जुलाई होता है। लेकिन सवाल ये कि उन्होंने आज़ादी किससे हासिल की थी? अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। जैसे हमने बरतानिया से आज़ादी हासिल की है ना जी। तो अमेरिका ने भी बरतानिया से की है। और उनका जो फड्डा पड़ा था वो बरतानिया से पड़ा था। और उसमें ये 1600 की सदी और 1700 की सदी ये पूरी बरतानिया की कॉलोनीज बन गई थी। और ये ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट जो है ना, ईस्टर्न कोस्ट जो कि उनका मशरकी साहिल है, इस पे जो रियासतें हैं वो 13 रियासतें ख़ास तौर पे वहाँ पर जो है वो बरतानिया की कॉलोनीज थी। तो अमेरिका अपनी आज़ादी का दिन बरतानिया से जंग, तो वहाँ ये हुआ कि वो पहले तो ये पहुँचे ना वहाँ पे मौसूफ। सबसे पहले तो ये स्टार्ट हुआ ना, ये किस्सा स्टार्ट हुआ ये 1492 में। एक शख्स जो है वो भटकता भटकता उसने हिंदुस्तान जाना था। हिंदुस्तान से स्पेन से के जो बादशाह थी उन्होंने उसको कहा कि जाके मसाले वसाले ढूंढ के लाओ। वो भटकता भटकता हिंदुस्तान की जगह वो बहामास पे पहुंच गया, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो उसने वहाँ जाके कहा कि अरे ये तो मैं इंडिया में पहुंच गया। तो उसने इंडीज़ का नाम पड़ गया। तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो जो जज़ायर हैं बहामास और वो सारे वो वेस्ट इंडीज़ हैं। वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं है, वेस्ट इंडीज़ बहुत सारी जज़ायर हैं। हम कहते हैं ना पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई और ये, तो वो वहाँ पहुँच गए। तो इंडीज़ उसने कह दिया। तो वो कभी भी नॉर्थ अमेरिका नहीं गया, लेकिन वो वहाँ जो कि कोलंबस पहुँचा वहाँ था। तो उसके बाद फिर लाइन लग गई, स्पेनिश आ गए, फ्रेंच आ गए, ब्रिटिश आ गए, वो सारे उन्होंने कॉलोनीज बना ली अपनी। और वहाँ मकामी लोगों के साथ पहले तो ये बरतानिया के लोग बड़े अच्छे रहे। बाद में मकामी जो लोग थे, जो असल अमेरिकन थे, वो उनके साथ जो है वो ये हुआ कि वो उन्होंने टैक्स वगैरह लगानी शुरू कर दिए। टैक्स लगानी शुरू कर, बगावत हो गई। बगावत हुई तो उसके बाद वो मतलब चाय पर टैक्स। तो एक वो उनके कहलाती है, बॉस्टन के लोगों ने चाय सारी उठा के पानी में फेंक दी, उसको कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। तो बगावत हुई और बगावत में जो है वो फिर लड़े ये। और उनके जो कमांडर थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने जो है फिर वो, जो कि पहले सदर भी बने और वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो फिर उन्होंने शिकस्त दी बरतानिया को, बरतानिया से आज़ादी हासिल की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और फिर उसके बाद 1783 में ही उनका आइन बना और 1779 में जो है उनका जो है वो पहले सदर मुंतखब हो गए जॉर्ज वाशिंगटन। अच्छा, और फिर उसके बाद 75 और 83 के दरमियान 1700 का साल चल रहे हैं। तो ये आपस में फिर दूसरी बगावत हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये है कि फिर 4 जुलाई 1776 को उनका ये आइन बाकायदा आज़ादी का ऐलान हुआ। और आज़ादी का ऐलान किया था जेफरसन ने, थॉमस जेफरसन, जो बाद में सदर बने। और पेरिस में फिर 1783 में पेरिस में मुआहिदा हुआ जिसमें बरतानिया ने तस्लीम किया कि अमेरिका आज़ाद है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बरतानिया ने तस्लीम किया पेरिस में कि हाँ अमेरिका आज़ाद है, हम उस आज़ादी को मानते हैं जो उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, हम उसको आज़ाद मुल्क तस्लीम करते हैं। तो 1783। अच्छा, ये अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो है ना वो उसके बाद ये जो 13 रियासतें थी ना, ये 13 रियासतें अमेरिका में, ये 13 रियासतें और ये यूनियन की रियासतें थी। पहले बात शॉर्ट करके, लेकिन ये अभी तक ये इलेक्शन में भी इसमें बड़ा होता है। तो जो 13 ऊपर की रियासतें थीं, जो नॉर्थ की रियासतें थी, उनका फड्डा पड़ा बरतानिया के साथ। और जो 11 रियासतें साउथ जनूब की थीं, जो जनूब की रियासतें हैं,
वो जो है वो ऊपर की 13 रियासतों के साथ नहीं थी, क्योंकि इशू ये था कि वहाँ सनती इनकलाब आ रहा था, ये ज़रात की तरफ थे जो साउथ अमेरिका की जो साउथ की स्टेट्स हैं, और यहाँ पर चूंकि ज़रात थे, खेत थे, तो इसलिए इनको गुलाम चाहिए थे, तो यहाँ पर वो जो है वो गुलामी और ये सारा, तो ये इनका फड्डा हो गया आपस में। वहाँ पर रिपब्लिकन सदर आया, जीत गया शुमाल में चूंकि शुमाल ने आज़ादी हासिल कर ली बरतानिया से, ये खुश नहीं थे, जनूबी रियासतें खुश नहीं थी अमेरिका की, तो वहाँ पर इब्राहिम लिंकन आ गए, उन्होंने कहा मैं तो गुलामी ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़े दिन बाद उनका कत्ल हो गया, सदर बनने के बाद, सदर इब्राहिम लिंकन का, रिपब्लिकन थे वो। तो अब उसके बाद ये हुआ कि फिर अमेरिकन सिविल वॉर हुई, खाना जंगी, और अमेरिकन खाना जंगी जो है वो उसमें वो हुई शुमाली और जनूबी रियासतों के दरमियान, और जो जनूबी रियासतें थीं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, शुमाली जो रियासतें जो कि जिसने बरतानिया को शिकस्त दी थी और जो गुलामी के खिलाफ थे, जनूबी रियासतें गुलामी की हमायत कर रही थी, ये फ्यूडल सिस्टम था, तो शुमाली रियासतों में रिपब्लिकन पार्टी बन गई, और जो जनूबी रियासतें थीं वहाँ से डेमोक्रेट्स बने। ये बाद में फिर जाके ये हुआ कि रिपब्लिकन्स आए जनूबी रियासतों में, इन्होंने ये 60 की दिहाई में ये वोटिंग, और फिर उससे पहले जो है वो 1920 वगैरह में ये ख़वातीन का वोट और ये सारा, लेकिन डेमोक्रेट्स का जो ओरिजिन है वो अमेरिका के जनूब से हो रहा है और रिपब्लिकन्स का ऊपर से हो रहा है, एक जो है वो, और फिर इनकी लड़ाई हुई आपस में, जो खाना जंगी हुई, खाना जंगी के बाद जब सरेंडर हुआ, जनूबी रियासतों ने जब सरेंडर कर दिया, तो उसमें एक शिक वो भी थी कि गुलामी ख़त्म की जाएगी, तो उनको सरेंडर करना पड़ा, कि फिर इत्तेहाद हुआ और वो रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका बना। फिर बाद में रियासतें और भी आती गईं, कुछ फ्रांस से ख़रीद ली उन्होंने, कुछ जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड निकला है, वो उनकी लंबी हिस्ट्री है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओरिजिन इस तरह से हुआ दोनों बड़ी पार्टीज़ का। अब ये अलग बात है कि वो उसमें जो है वो फिर रिपब्लिकन्स ने आके, चूंकि यहाँ से गुलामी की शर्त ख़त्म हुई, तो इनका होल्ड ज़्यादा हो गया, साउथ में भी हैं, अब ऊपर भी हैं, और दरमियान में स्विंग स्टेट्स भी हैं। ये पूरे फड्डे में ना, ये पूरा जो फड्डा साउथ और नॉर्थ और साउथ का पड़ा हुआ था, इसमें दरमियान में कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो न्यूट्रल भी थी, वो अलग है। एक जो अप स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं ना, ये वो है जहाँ पर तय नहीं होता कि जी अच्छा ये दो देखें ना, डिवाइड हो गई थी नेशन। अब आप देखें सदर्न स्टेट्स बन गई थी, ये कन्फेडरेशन हो गई थी, ऊपर यूनियन थी, इनकी आपस में खाना जंगी हुई थी। और ये जो खाना जंगी है, तो ये जो है ये मतलब आप देखें ना कि ये अमेरिकन सिविल वॉर कहलाती है, और ये जो है ये 1861 से 1865 61 से 65 तक, तो ये ग्रीन और ब्राउन के दरमियान जो है, ब्लू और ब्राउन के दरमियान जंग हुई, खाना जंगी। और फिर ये रियासतें जो हैं आपस में एक एक करके तो वो पुराना जब इलेक्शन होता है ना अभी भी, तो वो जो सिविल वॉर है ना, उसका कहीं ना कहीं एक असर जाहिर होता है कि कौन सी रियासत में कौन से लोग थे, क्या हिस्ट्री थी, क्या आए थे, कैसे थे, उनकी लिविंग, उनका तरीका, उनका। लेकिन मैंने उससे बात की ना मैंने, कि ये उसके बाद जो है ये जो साउथ है उसने सरेंडर कर दिया था। अच्छा, इन्होंने अलहदगी का ऐलान भी कर दिया था कि हम अलहदा हो रहे हैं, अमेरिका से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो खूब कुछ फेंटी लगी, वो ऊपर से आई फौज, खूब फेंटी मार के इन्होंने सरेंडर किया और ये शामिल हो गए बाकी अमेरिका में। और उसके बाद जो है वो, लेकिन फिर उसके बाद इब्राहिम लिंकन कत्ल हो गए थोड़े दिनों के बाद, रिपब्लिकन सदर जो कि इस पूरी देख रहे थे पूरी सारे सिलसिले को। एनीवे, तो अब ये है कि ये इंपॉर्टेंट बात ये है, तो रिपब्लिकन पार्टी का ओरिजिन नॉर्थ और ये साउथ। 6 दिन की बात तय होगा कि जी वहाँ पे डेमोक्रेट आ रहे हैं या रिपब्लिकन आ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है अमेरिका में ये इस वक्त मैंने आपसे कहते हैं बोरिंग इलेक्शन है। 1707 में पहली कॉलोनी बरतानिया, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो पहली जो रियासत है जेम्स टाउन या जो वर्जीनिया में, वो ब्रिटिश कॉलोनी बनी थी अमेरिका की 1607 में, 1607 में। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका खुद कॉलोनी रहा है। असल इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहता हूँ, अमेरिका कॉलोनी रहा है, यूरोप की कॉलोनी रहा है, ऊपर फ्रांस, इधर कुछ अच्छा एनीवे, स्पेन और बाकी मुल्क यूरोप के।
तो ये जो है ये अब इशू ये है कि इलेक्शन हो रहा है और तजर्बात ख़तरनाक क्या हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम शुरू करें वहीं से, मक्तल गज़ा। कल गालिबन एमॉस होस्टन और ब्रेट मैकर्ग जो कि नुमाइंदा खसूसी हैं मशरिक़ वस्ता के, एक इंतहाई संजीदा कोशिश हो रही है और काफ़ी संजीदा कोशिश है, क्योंकि इस पर कुछ बुनियादी बातों पे इत्तेफाक भी हो गया है। उधर इसराइल भी एक लचक दिखा रहा है, हमास की तरफ से भी एक बात गई है दरमियान में, और ये जो है एक फ़ाइनल कोशिश हो रही है सीज़ फायर की। ये सीज़ फायर 28 दिन का गज़ा में, इसकी भी कोशिश हो रही है, और इसके साथ वो जो 60 दिन का है जो कि बात हो रही है इसराइल और लेबनान के दरमियान, उससे भी बात हो रही है। कल से ये शख्सियात जो हैं ये काहिरा में CIA चीफ और ये दोबारा अमेरिकन और साथ ही जो सेंटकॉम के सरबराह हैं वो भी इसराइल में और इन मुल्कों में, तो फ़ौज भी और उनके सफारतकार भी और साथ यूरोप भी, एक फ़ाइनल कोशिश हो रही है कि किसी तरह से यहाँ पर 60 दिन का सीज़ फायर जो है वो हो जाए, नई करारदाद को लाए बगैर 1701 के ऊपर ही, जो कि 2006 में मंजूर हुई थी। यानी उसमें यह कि लेबनीज आर्मी आ जाए, हिजबुल्लाह भी पीछे चली जाए और इसराइल भी पीछे चला जाए, और जो दरमियान में लेबनीज आर्मी आ जाए और साथ ही जो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज है वो वापस आ जाए, जो वहाँ पर बहुत अरसे से 78 से। तो ये जो है इसके ऊपर भी बात हो रही है और संजीदगी से बात हो रही है, और मुल्क सारे ये चाह रहे हैं कि इसको अब सीज़ फायर करवा के संजीदगी के साथ, क्योंकि अब बात यह है कि अब वो ग्रे जोन में चला गया है सारा गेम, सारा जो खेल है ना वो ग्रे जोन से, मतलब ये कि जहाज़ों का अगवा, कत्ल, इसराइल तो पहले लेके मोसाद मार रहे हैं लोगों को, ये मतलब वो फिर कोई भी नहीं बचेगा दुनिया में, कोई शख्स भी महफूज नहीं रहेगा अगर उस तरफ चले गए तो बेहतर यह है कि इसको कहीं किसी जगह जाके रोका जाए। तो वो कोशिशें कर रहे हैं कि भाई इसको अब ज़रा एक रोका जाए। इसमें ओमान में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, अभी तक तो हम मईशत की बात कर रहे हैं, लेकिन यकीनन इसमें गज़ा और स्ट्रेटजिक मामलात पर भी दूसरी उनके साथ शख्सियात होंगी, तो वो कहीं स्ट्रेटजिक हवाले से भी बात हुई होगी। कतर और सऊदी अरेबिया दोनों का बड़ा कलीदी किरदार है इसमें, इस पूरे जो भी हालात जा रहे हैं। और कतर से ये काहिरा और कतर, अब ये दोनों के में शिफ्ट होंगे। ये जो शख्सियात आ रही हैं अमेरिका से, ये शख्सियात जो हैं वो लेबनान और कतर और तुर्की भी, और ये सारे मुल्क अब संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। और कतर में एक और काम हो रहा है जिसकी रशिया ने तरदीद की है। वो रशिया जिसने कल अपनी एक्सरसाइजेस का 2 हफ्ते में सेकेंड न्यूक्लियर जो एक्सरसाइज हैं उनका आगाज़ कर दिया, और प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद देखा वो एक्सरसाइजेज हो रही हैं बस, और प्रेसिडेंट पुतिन ने जायज़ा लिया उनका न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस का। और जो नॉर्थ कोरिया की खातून वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने रशिया मॉस्को में आज सर्जेई लावरोव से उनकी मुलाकात हुई, बड़ी डिटेल्ड मुलाकात हुई, और उसमें स्ट्रेटजिक मामलात और बाकी। लेकिन जो कतर की मैं बात दोबारा कर रहा हूँ, कतर ने एक ख़बर आज फाइनेंशियल टाइम्स ने लगाई, और फिर उसके बाद जो है मैं फाइनेंशियल टाइम्स को यहाँ पे अगर हम कोट कर दें, क्योंकि उन्हीं की स्टोरी है और उन्हीं का स्कूप है, लेकिन इसकी सख्ती से तरदीद इसकी हुई है क्रेमलिन की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही इसके ऊपर कोई। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक ख़बर लगाई है, और वो ख़बर ये है कि अगर हम उसको भी थोड़ी देर में दिखा लेते हैं, वो ख़बर ये है कि जी ये 8th स्लाइड है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है वो टॉक्स हो रही हैं। टॉक्स कहाँ हो रही हैं? कतर में। कतर आपको याद, अच्छा ये बात हमने पहले भी की थी कि कतर दरमियान में कोशिश कर रहा था कि, लेकिन उसके बाद ये ज़ेलेंस्की ने कहा कि मेरा थोड़ा सा हाथ ऊपर हो जाए तो फिर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, तो उसने ये कस के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब ये है कि ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि कतर में दोबारा मुज़ाकरा शुरू हुए हैं यूक्रेन और रशिया के, कि उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि आधे से ज़्यादा यूक्रेन जो है उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। दूसरी जो खबर है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी जो वो चले थे पैसिफिक से, और पैसिफिक से वो पहुंच गए थे रशिया, और रशिया से वो, उनके बारे में ये इतला है कि वो अब यूक्रेन की सरजमीन पे हैं, वो यूक्रेन में दाखिल हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया के फौजी
यूक्रेन में दाखिल हो गए हैं। ये मैं CNN की ब्रेकिंग कोट कर रहा हूँ, 12 स्लाइड। अच्छा, नॉर्थ कोरिया के इनकी तादाद, अब तादाद के ऊपर तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर वहाँ से 11,000 चले हैं तो ये कहते हैं कि जो 3,000 यूक्रेन के अंदर आ गए हैं, यूक्रेन के अंदर, ठीक है ना, दोनबास के इलाके में और ये दोनबास के इलाके में और बाकी इलाके जो सारे यहाँ पे, और ये यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के फौजी लड़ रहे हैं। अब अमेरिका क्या करेगा? कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब देखें ना, नॉर्थ कोरिया के, अगर ये खुद CNN कह रहा है तो फिर क्या करना है? जाके यूक्रेन में जाके नॉर्थ कोरिया से लड़ना है? नहीं, नॉर्थ कोरिया के फौजी आ गए और नॉर्थ कोरिया, क्रेमलिन की तरफ से तरदीद हुई है कि कोई हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे किसी किस्म के यूक्रेन के साथ, कतर में नहीं हो रहे। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी स्टोरी दी है, क्रेमलिन की तरफ से उसकी तरदीद हो गई है और बड़ी सख्ती से तरदीद हुई है। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये है कि अब तो बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही जो है उनके जो आज जो मुलाकात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है शुमाली कोरिया की वज़ीर ख़ारजा की रूस के वज़ीर ख़ारजा से। अच्छा, और ये ज़हन में रखें कि ये हम बता चुके हैं कि कल उनके सिक्योरिटी चीफ मशरिक़ वस्ता में थे, वो अभी मशरिक़ वस्ता में ही हैं। किस मुल्क में हैं वो ज़रा ऑफिशियली अनाउंस हो जाए तो फिर हम बताएंगे कि रशिया के सिक्योरिटी चीफ UAE में थे, तो उसके बाद वो कहाँ गए, लेकिन वो यहीं हैं, वो मशरिक़ वस्ता में ही हैं। और ये बात भी मैंने पहले कही थी कि जो लेबनान के साथ सीज़ फायर का मुआहदा अगर हो भी होता ये, तो उसमें रशिया ज़ामिन होगा, क्योंकि उसमें हिजबुल्लाह और सीरिया इन्वॉल्व होगा। सीरिया के बगैर आप लेबनान की पॉलिटिक्स को फाइनलाइज नहीं कर सकते। अब वो शुरू से लेके आप, यानी वो हरकतुल अमल उस ज़माने से 60 की और 50 की दहाई से लें तो ये एक साथ शामिल होते हैं। ये वो इलाके हैं जो फ्रेंच इलाके थे ना ऊपर, जो उनके मैंडेट में थे। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो रशिया इसमें एक जामिन होगा इस सीज़ फायर के अंदर, तो रशिया इन्वॉल्व है, तो रशिया भी एक्टिव है यहाँ पे इस पूरे खत्ते में। लेकिन उसके साथ ही अब आप देखें, ये शुमाली कोरिया के लोग आ गए हैं यूक्रेन में, यूक्रेन, और साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है वो कहा है कि अच्छा ये टोमाहॉक्स अगर आते हैं, टोमाहॉक्स आते हैं, ऑलरेडी बेलारूस में मौजूद हैं जो रशियन वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, वो बेलारूस में मौजूद हैं। पुतिन को जो वो तो बहुत दुनिया को सीरियस लेना चाहिए। पुतिन जो है ना वो एक बात करके, कम बात करके खामोश होता है पुतिन, लेकिन वो पुतिन की वो एक होता है ना लंबी चौड़ी जलसों से तकरीरें हो रही हैं और घुसे मार, नहीं ऐसा नहीं, वो एक दो उनकी बातें होती हैं, जुमले आते हैं सामने और फिर खामोश हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे शी जिनपिंग की तरफ से बहुत महदूद बात होती है, आप नोट करें शी जिनपिंग की चाइनीज़ तो वैसे भी उनका जो बात होती है वो तो लॉन्ग टर्म बहुत कम बयान आते हैं, उसके निपातुल अल्फाज आते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है वो बात की है कि जी ये जो नॉर्थ कोरिया के साथ बात हुई और टॉमहॉक्स आए तो हम न्यूक्लियर को आगे ले आएंगे, तो न्यूक्लियर के उन्होंने एक्सरसाइजें शुरू कर दी। साथ ही जो शुमाली कोरिया है, यानी वो शुमाली कोरिया जो यूक्रेन में है, उसने ये कहा है कि हम जो हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट 15वीं स्लाइड कोट कर रहा हूं। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। वो एन इलेक्शंस के दिनों में जब अमेरिकन इलेक्शन हो रहा होगा तो शुमाली कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल का लफ्ज़ है दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, यानी ये लफ्ज़ वैसे तो हमारे यहाँ एक होटल की चेन भी रही है पूरी दुनिया में, लेकिन ये इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब बैनुल बर्र आज़मी, इंटरकॉन्टिनेंटल, तो वो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान। तो अगर आप उनकी मिसाइल रेंज देखें अगर 9th, तो उसमें जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने और न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो ये ज़हन में रखें कि उसमें अमेरिका आता है। अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो जापान और चाइना की तरफ है उसका मुंह। अमेरिका का एक मुंह तो है ना यूरोप की तरफ अटलांटिक, दूसरा जो उसका मुंह है वो पैसिफिक की तरफ है। यहाँ से तो जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर, वो यही तो है। ये जो साइड है जहाँ पे हवाई है और ये सारी साइड, तो ये जो उनकी रेंज है इसमें तो गुआम भी आता है, टोक्यो भी आता है, LA तक आता है। अगर आप ये ब्लू लाइन देखें, सॉरी ग्रीन लाइन देखें, तो ग्रीन लाइन में तो ये पूरा बहुत आगे तक जाती है उनकी रेंज। अब वो जो है ये अपना ये टेस्ट करने जा रहे हैं। और अगर मैं इसको हम इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को देखें तो ये तो बहुत इनकी, और अगर मैं ये 11 स्लाइड देखूं तो अब इसको ग्लोबल देखें ना पिक्चर आप, तो आप इनकी मिसाइल्स की रेंज देखें 11 स्लाइड में।
इनकी जो 11 स्लाइड है वो ये बता रही है कि जी कनाडा, यूएस, ये यूरोप तक और इस तरफ ये पूरा मिडिल ईस्ट, और ये बहुत बड़ी रेंज है नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स की, बहुत बड़ी। ये अफ्रीका तक जा रहे हैं, ये अफ्रीका, और ये आप इस तरफ देखें तो यूएस, और ये इसमें मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया, और ये बहुत बड़ी रेंज के इनके पास मिसाइल्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास। अब ये ज़ाहिर है कि छोटा ही करेंगे, वो ऐसा करेंगे कि जो जाके पैसिफिक में पानी में गिर जाएगा और पहले इतला दे देंगे सबको। लेकिन एक टेस्ट इस मरहले पे करना, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, वो टेस्ट, और किन दिनों में कहते हैं ऐलान उन्होंने ये कि अमेरिकन इलेक्शन हो रहा होगा तो दरमियान में करेंगे हम, एक मैसेज देंगे अमेरिकन इलेक्शंस को। अच्छा, ये इतने खतरनाक तजुर्बात हैं, ये जो है ना न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज, बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट, ये वो था। और इस दौर में, इस वक्त में, आप ज़रा वक्फा लें, मैं फिर आपसे बात करता हूँ कि इस दौर में, इस वक्त में इंतशार ये जो कम हुआ है ना पाकिस्तान में, ये जो अचानक आपको नज़र आ रहा है कि जी एक केओटिक सिनेरियो, ये इसमें एक थोड़ा सा हमारे अकाबरीन पे ये लाजिम है एज ए ड्यूटी कि इस टेम्परेचर को, पॉलिटिकल टेम्परेचर को वो कम से कम रखें। बयानात, अदालतों में मुख्तलिफ ज़मानतें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ को कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मिल रही है, वो इस सारे मामला उनके कुछ गुफ्तगू भी चल रही है, उनके मुस्लिम लीग, उनके हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि उनकी कोई बातचीत चल रही होगी, तो अब इनको बता के तो नहीं चलेगी ना। जब इनकी चल रही थी तो खान साहब को बता के चल रही थी, तो चलती रहती है बातचीत, तो चलती रहती है। इशू ये है कि उसके नतीजे में दर्जा हरारत, टेम्परेचर मुल्क का कम हो रहा है और इंतशार की जो कैफियत है वो ज़रा कम हो रही है। तो इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा बरकरार रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पूरे खत्ते में आग लगी हुई है, और कनाडा ने नाम लेके भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी को उन्होंने चार्ज कर दिया कि ये जो है, ये हमारे यहाँ पे जो मर्डर हुआ था निजर का, उसमें मुलविस थे। तो वो भी एक नया इशू खड़ा हो गया। साथ ही डिसएंगेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं चाइना और भारत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे का मकसद क्या है, उससे पाकिस्तान की सरमायाकारी और मईशत पर असर पड़ेगा? अभी तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये, लेकिन मैंने आपसे पहले भी बात की, यकीनन ये मुमकिन नहीं है कि इसमें कोई स्ट्रेटजी के हवाले से बात ना हुई हो। दूसरी बात जो मैंने पहले ये बाहर की बात की ना, मैंने आपसे कहा कि बाहर लोग, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं, मतलब उनमें से मैं ये 99 भी नहीं कहूँगा, 100% लोग शायद पाकिस्तान में उनका दिल लगा रहता है ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हालात, अक्सरियत ऐसी है जो हालात अच्छे नहीं होते तो वो बाहर का फिर रुख इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ पिछले चंद सालों में हुआ है, वो इतनी शिद्दत, उन तलखियों में इतनी शिद्दत आई है कि उसका हर हाल में असर बाहर पड़ना था। लेकिन यहाँ पर अगर तलखी कम होती है तो उसका रिजल्ट फिर बाहर भी होगा। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि, और वहाँ के ज़िम्मेदारान का काम है अब कि वो उसको काम डाउन करें, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ की तलखियाँ कम करें। और ये किसी तरह से पिछले चंद दिनों में हमें तलखी इस्लामाबाद में कम नज़र आ रही है, और उसकी वजह यह है कि कुछ ज़मानतें हो रही हैं, कुछ लोग रिहा हो रहे हैं, कुछ बाकी है, कुछ तो मतलब 26वीं 27वीं तरमीम से ये इशू नहीं है। पाकिस्तान के इशूज़ जो हैं बहुत बड़े हैं इस वक्त। जो बाहर मौजूद लोग हैं हमारे, उनको ज़्यादा एहसास है, वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत दूर रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। इशू ये था कि वहाँ के कवानीन की वजह में ना आए और वो मुल्क के लिए भी मतलब है कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अच्छा, एनीवे, तो बात ये सारी, लेकिन यहाँ की शिद्दत में कमी आ रही है तो वहाँ की शिद्दत में भी यकीनन कमी आएगी इसके साथ। यहाँ पर हालात बिगाड़ की तरफ गए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी ये तलखियाँ बढ़ी। अच्छा, अब ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनाब इस वक्त शुमाली कोरिया जो है वो कह रहा है कि हम तो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। ये मेरी कुछ बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत से बात हो रही थी, जो काफ़ी गहरी नज़र जिनकी है, ये पूरी दुनिया पे, ख़ास तौर पे चाइना और पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया और सब। तो उनका ये कहना ये था कि कुछ अरसे के बाद गालिबन इस बात के इम्कानात हैं कि साउथ कोरिया, जापान, ये सारे जो मुल्क हैं ये तेज़ी के साथ कोशिश करें न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ।
और ये खुद नहीं भी जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे रशिया ने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन, तो हो सकता है अमेरिका ने क्योंकि उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है तो वो कहेंगे अच्छा जी हम जापान में न्यूक्लियर वेपन भेज रहे हैं, पर उनकी बेसिस तो है ना जापान में। तो जापान, इससे पहले कि जापान, एक तो खुद जापान अनईजी हो रहा है ना कि हमें इजाज़त दें भाई, वो जो हमने सरेंडर किया था 1945 में, जिसके बाद हम आपने में सेल्फ डिफेंस की इजाज़त दी थी, वो तो काफ़ी उसमें ऑलरेडी नरमी तो आ गई है, लेकिन इवन देन, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उनके जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर का वो क्या कहना चाहिए, पूरा हिल गया है उनका, जो उनकी जो सीट है, ये वो है जो एशियन नेटो की बात कर रहे थे। तो ये सारे इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज हैं जो कि जो भी व्हाइट हाउस को मकीन होगा, जो फ़ौरन तो नहीं होगा भाई, उस दिन तो ये होगा कि ये इसके इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा जीत गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, बस 17 दिसंबर को फिर फॉर्मली वो इलेक्टोरल कॉलेज चुनेगा सदर और नायब सदर को, जो 17 दिसंबर को बैठेगा, 5 नवंबर को नहीं, 17 दिसंबर को बैठेगा। और इस दरमियान में बहुत कुछ होगा दुनिया में, क्योंकि इस दौरान वो अगर तो कैमला हैरिस जीत गई तो जाहिर है कि ये पॉलिसी कंटिन्यूशन होगी, तो आपको ब्लिंकन भी नजर आएंगे, आपको CIA चीफ भी नजर आएंगे, और ट्रम्प अगर आ गए तो वो ये फिर लिमडा को वो एकदम से आना शुरू हो जाएगा कि ट्रम्प ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए उनसे बात कर ली, ट्रम्प ने जो है सेक्रेटरी, तो ये एकदम से फिर इनकी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश ये है कि इससे पहले पहले कुछ हो जाए। ये इससे पहले होना सबको सूट करता है, इससे पहले होना सबको सूट करता है, क्योंकि इस दरमियान जब व्हाइट हाउस का मकीन अगर तब्दील होता है, बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट होता है, तो इस दौरान फिर जिसका जो मर्जी आएगा वो दुनिया में करेगा इस दौरान, कि भाई हमें तो रोकने वाले तो नहीं है, मगरबी मुल्क तो नहीं है, तो यहाँ से तो चाइना और रशिया तो अभी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हुए फंडों के अंदर, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि फंडों को ठंडा करवाया जाए और सीज फायर की तरफ जाए, और ये सारे मामला, तो ये है कि वो फिर अग्रेशन और बढ़ेगा और उसके नतीजे में और हालात ख़राब होंगे। तो कोशिश बाइडेन इंतज़ामिया को हर हाल में एट एनी कॉज ये सीज फायर करवा के जाना चाहिए। मॉस हुस्टन सीजन डिप्लोमेट हैं, CIA चीफ खुद हैं, और साथ उनके जो हैं वो ये ब्रेड मैकर्क जो बहुत अरसे से बड़ा एक्सपीरियंस है इनका मिडिल ईस्ट का, ये यहाँ पे सारे लोग ये सीज फायर करवाएं। यूक्रेन को भी देखेंगे, यूक्रेन के हालात तो बिगड़ गए हैं कि नॉर्थ कोरिया आ गया है, और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर वो यूक्रेन में मौजूद है, बकौल CNN कह रहा है कि यूक्रेन में आ चुके हैं वो, ये नहीं कि बॉर्डर पे हैं, वो आ चुके हैं, यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस के दिनों में। इस दौरान इंडिया की तरफ से कहा गया है और चाइना की तरफ से भी कहा गया है, दोनों तरफ से कहा गया है कि वो जो डिसएंगेजमेंट 2020 तक थी वो मुकम्मल हो गई है। 2020 में जो दोनों यानी चाइना ने लिया था इलाका, अच्छा अब वो डिसएंगेजमेंट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। क्या वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स दोबारा वहाँ पर 11 और 13 PP 11 और 13 के दरमियान जो इशू था डेस्पैंग और डैम चौक में, क्या वो दोबारा स्टार्ट हो? चाइना की तरफ से भी कहा गया है, दोनों मुल्कों की तरफ से बात हुई है कि जी ये जो है ये आज डिसएंगेजमेंट मुकम्मल हो गई है और ये बहुत स्मूथ हुआ है, प्लीज़ ठीक है। अच्छा अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि उधर कनाडा ने फिर अमित शाह का नाम ले दिया कनाडा ने, और इसको वो जो कनाडा वहाँ से नाम लेता है तो वो जो है उसके बाद उसको ख़ास तौर पे जो मगरबी मीडिया है वो तो फिर उसको देखें ना, ब्लूमबर्ग 16th टॉप इंडिया मिनिस्टर ऑथोराइज मर्डर प्लॉट्स इन कनाडा ऑफिशियल, मतलब वो फौरी तौर पे उसको ऐसे झटपट करके वो चीज़ पूरी दुनिया में उठती है और वो पूरी दुनिया के जो मेन स्ट्रीम अखबारात हैं उनकी वो जीनत बन जाती है। और इकोनॉमिस्ट ने आज एक, मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इसको पढ़ना चाहें तो इसको देखें कि बड़ा इंटरेस्ट, इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि यूक्रेन 11 स्लाइड उनका एक मजमून है, यूक्रेन नाउ स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव नॉट टू विन, ठीक है ना। मतलब ये जो इस नॉर्थ कोरिया की एंट्री होगी ना, ये अनएक्सपेक्टेड हुई है या ये इसकी एक्सपेक्टेशन थी या ये कैसे, तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है कि जी वो वहाँ पर नॉर्थ कोरिया आ गया। अच्छा और इसको नेटो का कोई ताल्लुक नहीं है नॉर्थ कोरिया से, नेटो तो अवॉइड कर रहा है नॉर्थ कोरिया, तो यानी देखिए ना नॉर्थ कोरिया से नेटो कैसे लड़ेगा। जॉर्जिया के अंदर वो फटे हंगामे शुरू हो गए हैं, उनका जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्प्यूटेड हैं, तो इस वक्त जो है ये मामलात बड़े एक टर्बुलेंस है पूरी दुनिया में। वाहिद चीज़ जो पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए वो ये कि इंतशार नहीं होना चाहिए, ये कोई इशू नहीं है 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम फलाना जो भी कुछ है वो उसमें एक सुकून की कैफियत आ जाए, क्योंकि सिक्योरिटी कांस्टेंट है। अब देखिए ना पूरे खत्ते में जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा फिर मैंने आपसे ये बात की थी ना कि इस दौरान टेक्नोलॉजी, मैंने सिर्फ एक लिस्ट तैयार की कि ये देखूँ कि ये कौन सी, मैं इस वक्त प्रोग्राम को सिर्फ क्लोज करने से पहले
मैंने कहा सिर्फ मैं ये देखूं कि मैंने कल ये बात की थी कि जी पहली और दूसरी जो ये जंग अजीम थी, ये जो बड़ी जंगें होती हैं तो इनके दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो इनोवेशन है वो तेज़ हो जाती हैं। जैसे ये पिछले 3-4 सालों में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये डेटा और ये सारा तेज़ होता नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि 1902 में एयर कंडीशनर, 1906 में पहला रेडियो, उसके बाद 1913 में पहला रेफ्रिजरेटर, उसके बाद 1916 में पहला टैंक, 1917 में पहला टेलीविज़न, 1921 में पहला रोबोट, 1922 में पहला रडार, उस 1926 में पहली दफ़ा ये पिक्चर्स, ये बोलती फिल्में जो हैं, 1936 में पहली दफ़ा कंप्यूटर, बीबीसी ने 1939 में ब्रॉडकास्टिंग पहली की, माइक्रोवेव ओवन 1940 में। अच्छा 1941 में ये फूड प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि जंगों में लोगों ने जाना होता था तो वो खाना, तो ये फूड प्रोसेसिंग जो डब्बे और ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ 40। देखिए जंगों के दौरान ये इनोवेशंस तेज़ हो जाती हैं। और फिर 1940 में वॉकी टॉकी, 1942 में पेंसिलिन आती है आपके सामने, 45 में एटॉमिक बॉम्ब, 1914 में पहला जहाज़, हवाई जहाज़। तो ये चीज़ है ना, टैंक, मशीन गन्स, और ये तो इतनी इनोवेशंस हैं। और वो इनोवेशंस जो हैं वो यानी इवन आपको बॉल पॉइंट, जो ये बॉल पॉइंट है 1938 में, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया था कि कलम के साथ स्याही भी साथ दवात लेके जाएं, तो वो बॉल पॉइंट ईजाद हुआ और ये सारा उस वक्त ईजाद हुआ। और आप ये देखें कि इससे हट के ये टेलीग्राफ, ये जो एक ज़माने में होता था, जो कहते थे टेलीग्राम आ गया, और ये सारा कुछ जो है, तो ये 1914 में ये भी सामने आया। तो ये जंगों के दौरान ये, तो इधर तो हम ये इंतशार में पड़े हुए हैं ना सारे, लेकिन वो जो दुनिया इस दौरान इनोवेशंस की तरफ जा रही है तेज़ी के साथ, उसको भी हमने नहीं छोड़ना दरमियान में, उधर भी नज़र रखनी है। ऐसा ना हो कि यहाँ फड्डे में पड़े रहें, वो जो यहाँ और आँख खुले तो पता चले कि वो तो भाई बहुत आगे दुनिया किसी और महाज पे बहुत आगे चली गई है। तो ये चीज़ें साथ साथ रख के हमने, और खुदा का शुक्र यहाँ तो जंग नहीं हो रही, तो मैन मेड क्राइसिस है, तो इसे ख़त्म करें ताकि तवज्जो जो फोकस्ड है आपका वो उन इशूज़ की तरफ रहे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों को सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।